हाँ जी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ दिया था, यही क्लास हुआ था मेरा। सेकेंड ऑर्डर का कौन सा रिएक्शन मैंने आपको बताया था बेटा, कि एज्यूम आप क्या कर लो कि सिंपल ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, करेक्ट। तो मैं वहीं से वापस स्टार्ट करता हूं। ए से आपका पी बन रहा है, रेट कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है ना, और आपसे मैंने क्या पूछा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ 1/80, या बल्कि आप एक काम करो ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/80 वर्सेस टी। पहला चीज ये, दूसरा ये फाइंड द टी हाफ, ये मैंने कराया था पिछली बार, करा दिया था ना। हाँ, ग्राफ दिया था, चलो ठीक है। तो रिलेशन कितने लोगों को ध्यान है कि 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT, यही था ना रिलेशन सेकंड ऑर्डर के लिए। अच्छा, हाफ लाइफ का भी वैल्यू निकाला था हमने, तो आपको ध्यान है हाफ लाइफ कितना आ रहा था, 1 बाई, अच्छा K टाइम्स A0। कहने का मतलब यहाँ हाफ लाइफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, A0 टू द पावर, एंड व्हाट इज A0, इनिशियल कंसंट्रेशन इनवर्सली। फिर मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कराया था कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस। ध्यान है ना सबको। चलिए, तो अब ये 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT, ये हमारे पास रिलेशन है। अब आपको मैंने क्या बोला था कि भाई ग्राफ बताइए 1/80, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 1/80 को मैंने जब बोला कि आपको दिस वर्सेस दिस बनाना है, तो इसका मतलब ये कौन से एक्सिस पे रखूंगा मैं, तो इसको y, और ये 1/A0 विल बी अ कांस्टेंट ना, बोलो भाई, k इंटू टी प्लस 1/A0, और ये क्या हो गया हमारा एक कांस्टेंट, और ये क्या हो गया स्लोप। तो बस भाई खत्म कर देते हैं, ये t के जगह पे क्या मैं समझूंगा x है, तो अब भाई 1/80 इज जस्ट लाइक y, एंड t हमारा x एक्सिस की तरह है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई। अब इसका इंटरसेप्ट कितना है, 1/A0 विच विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बोलो भाई। तो क्या मैं x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ कहीं टच कर रहा होगा, स्लोप भी क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या ऐसा ग्राफ आएगा बेटा ना। सबको क्लियर हो गया ये, बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो बेटा मैंने आपको 0 बता दिया, फर्स्ट बता दिया, सेकंड, तो क्या आप इसके बाद वाला चीज रिपीटेटिव है क्या, थर्ड ऑर्डर, हालांकि वो बहुत रेयर है बेटा, बहुत रेयर है कि आपको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के रिएक्शंस मिले, बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आप कर नहीं लोगे, बोलो। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ चीजें दिखाता हूं। तो यहां तक कर लिया सबने ना, अब हमें खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के बहुत तरह तरह के रिएक्शंस लेकर के उनका के डिटरमाइन करने का हमें तरीका ढूंढना है, और उससे हम लोगों को करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे वैसा क्वेश्चन, बोलो। यहां तक हो गया सबका ना। चलो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर पे हम थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी पहले जनरल क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। मिटा दो इसको, हाँ बोलो। हाफ लाइफ तो इनिशियल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया ना, टी हाफ वर्सेस A0 बोलोगे तो ऐसे जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देखो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, इसमें क्या जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना जल्दी खत्म होगा, हाफ लाइफ कम ही हो रहा है उल्टा। और फर्स्ट ऑर्डर में तो मतलब ही नहीं था। हाँ, इनके एग्जांपल्स भी आप नोट कर लो, मॉड्यूल से बताओ भाई, देख करके एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल चेक करके बताओ एग्जांपल्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मैंने बोला हायर ऑर्डर रेयर होता चला जाता है। देखो आज वाली जो भी चीजें पढ़ाऊंगा ये टेस्ट में नहीं पूछूंगा, ठीक है, इससे पहले तक तो टेस्ट में आएगा।
बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल मिला आपको? दे दो मुझे मॉड्यूल मुझे। चेक दी एनसीईआरटी। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। रहने दो, कोई एग्जाम्पल ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, तो स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं अब ना। अभी तक तो हमने इसका एक बेसिकली कह लो तो थ्योरेटिकल पार्ट बस आपको कवर किया है, कैसे इनको अप्लाई करना है ये पार्ट अभी मैंने नहीं बताया आपको। तो आज का स्टार्ट करते हैं। और ऐसे एज्यूम कर लो बेटा कि देयर आर 3 रिएक्शन, आई मीन 3 रिएक्टेंट, 3A + 2B + C फॉर्मिंग प्रोडक्ट। मान लो 4D + 5, जो मर्जी कर लो, यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनमें ना कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और उस पे सेट करके मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। ट्राई करो, देखो आप पकड़ पाते हो मेरी बात को। लिखो लिखो तो। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3A + 2B + C फॉर्मिंग दिस। देखो, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3A + 2B + C फॉर्मिंग 4D + 5E। Note it down. The initial rate is doubled. The initial rate is doubled if the concentration of B is doubled. If the concentration of B is doubled, if the concentration of B is doubled while reactant A and C are taken in large excess, A and C is taken in large excess. कुछ पता पड़ा कहानी क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं A और C को लार्ज एक्सेस में ले लूं और C का कंसंट्रेशन डबल कर लूं, तो ऐसा देखा, सॉरी B का डबल कर दूं, तो ऐसा देखा कि रेट डबल हो जा रहा है। समझ गए? नेक्स्ट लिखो। If the concentration of A is doubled, if the concentration of A is doubled, initial rate is found to be initial rate is found to be 1.414 times initial rate is found to be 1.414 times the original rate, while keeping B and C in large excess, while keeping B and C in large excess, right? Next लिखो, if the concentration of C is doubled while keeping A and B in large excess, if the concentration of C is doubled while keeping A and B in large excess, then there is no effect on the rate of reaction. Then there is no effect on rate of reaction.
then there is no effect on rate of reaction. Understood? Then there is no effect on rate of reaction. Understood? Then find the order of reaction with respect to A, B and C and overall order of reaction. Then find क्या निकालना है आपको? Order with respect to A, B and C. A, B and C and overall order of the reaction. Overall order of the reaction. Also find the unit of rate constant. चलो शुरू हो जाओ. Sir, can you please repeat from find? Find the order of reaction with respect to A, B and C and also find the unit of rate constant. चले बेटा, कर लिया सबने? चले, हो गया भाई अब, ठीक है? अभी और टाइम चाहिए? करो. अच्छा, इजी है, बहुत इजी है. अगर आप लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो तो बहुत आसान है ये. चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ ना, इतना टाइम नहीं है, अब ध्यान से देखो. आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले केस में क्या बोला है कि जो भी B का कंसंट्रेशन था B0, अगर आप 2B0 कर देते हो तो रेट R0 से कितना हो जाता है?
2R0। लेकिन क्या कंडीशन बोला है कि A एंड C इन लार्ज एक्सेस। तो भाई एक बात बताओ, जब भी कोई चीज एकदम ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो क्या टाइम बीतने के साथ उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं भाई, ये आपने बहुत कम लिया, ये बहुत ही ज्यादा ले लिया है। तो ऐसे केस में मान लो ये 1 मोल है और ये पता चला 1 लाख मोल है और ये 2 लाख मोल है, तो ऐसे केस में अगर रिएक्शन ये खत्म होने के भी टेंडेंसी में आएगा तो इसमें सिर्फ 1 मोल कम होगा, तो नेग्लिजिबल चेंज हुए उनके मोल में, तो उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज। और जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आए तो कितने लोग करें, वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा फिर। तो क्या मैं रेट को ऐसा मान लूं, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a टू द पावर x, b टू द पावर y एंड c टू द पावर z, जहां पे x y z आर ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू a b एंड c। अब जो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। बोले भाई, तो इनिशियल रेट क्या होगा, R0 विल बी इक्वल टू k टाइम्स A0 टू द पावर x, B0 टू द पावर y एंड C0 टू द पावर z, जहां पे A0 B0 C0 क्या है बेटा, आर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B एंड C रेस्पेक्टिवली। तो अब मुझे बताइए पहले पार्ट में क्या बोला है कि जब उसने A एंड C को लार्ज एक्सेस में ले लिया, मतलब ये बदल नहीं रहे, ये बदल नहीं रहे, तो उस समय रेट कितना हो गया। तो कितने लोग कह रहे हैं कि पहले वाले में बोला है कि 2R0 हो गया अगर A एंड C लार्ज एक्सेस में, मतलब ये बदल ही नहीं रहे, और ये कितना हो गया 2B0, और ये कितना हो गया C0। तो जब ये बदल ही नहीं रहे हैं तो कितने लोग बोल रहे हैं डिवाइड करते ही गायब हो जाएंगे ये। तो इन दोनों का यूज करके 2/1 कर लोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 2R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू, उस साइड में कितना आ गया भाई 2B0 अपॉन B0 एंड होल टू द पावर कितना, y है क्या, हाँ जी y। तो बस भाई B0 B0 R0 गया, तो 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब खत्म हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरे वाले के केस में कितना आ जाएगा, हाँ √2 टाइम्स 1.414 मैंने बोला, तो कितना आया। ये चमकना चाहिए भाई तुम लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करते समय। अगर मैं सोच रहा हूं इतना, तो आपके दिमाग में भी चलना चाहिए कि सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते ही आपका दिमाग अगर स्ट्राइक करेगा तभी आप क्वेश्चन में अच्छे से खेल पाओगे ना। अब आप 2 बारी पढ़ो फिर सोचो, तो ऐसे टाइम बहुत खराब होगा। तो सेकंड केस में मैंने क्या बोला है, मतलब कि ये क्या हो गया 1.414 टाइम्स हो गया R0। कब, जब आपने किसका कंसंट्रेशन चेंज किया, किसका बोलो ना, किसका चेंज किया मैंने, A का चेंज किया व्हाइल कीपिंग B and C कांस्टेंट, राइट। सो A का चेंज किया, तो इसको कितना कर दूं मैं, कितना किया 2A0 टू द पावर x था इंटू B0 टू द पावर y इंटू C0 टू द पावर z। अब भाई आप इसको और पहले वाले को डिवाइड कर लो, तो आपको क्या मिल गया 1.414 इज इक्वल टू, बोलिए भाई 2 पे पावर कितना आया x, A0 तो गायब हो गया ना। अब भाई 2 पे क्या पावर डालू कि 1.414 हो जाए, तो हाँ जी, तो ये √2 है बेसिकली। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा थर्ड वाले में देखो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब पावर क्या है, 0 है भाई। कोई ना, पावर 0 में ही कोई चेंज नहीं होगा ना भाई। थर्ड केस में मैंने क्या बोला है कि कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी R0 हो गया। तो भाई A0 का पावर x, B0 का पावर y एंड C0 2C0 कर दिया पावर z, तब भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब राइट साइड में क्या आ गया 1, लेफ्ट साइड में 2 टू द पावर z कर दो, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0, किसी पे पावर 0। तो क्लियर हो गया भाई, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना है 1, B कितना है और C कितना है, हाँ जो भी जैसे भी हो आप देख लो। A के रिस्पेक्ट में हाफ है, B के रिस्पेक्ट में 1 है, C के रिस्पेक्ट में 0 है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है
सेम ही रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन पे भी ऑर्डर बदल सकते हैं। क्या बच्चों मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग है। कभी भी पार्टिकल आदित्य थोड़ी ना हो सकते, हो तो पूरे पूरे पार्टिकल टकराएंगे ना। तो मॉलिक्युलैरिटी, तो ये डिफरेंस है बेसिकली ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी, कि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्युलैरिटी जीरो नहीं हो सकती है, मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर डिफाइन होता है, बट मॉलिक्युलैरिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये सब डिफरेंसेस आते हैं, ये बोर्ड के क्वेश्चंस है बेसिकली। कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, मैं तो इसको मैथमेटिकली आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो ए का नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं पावर इधर उधर करूंगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी तो मैंने बड़ा सिंपल सा करके तुम्हें दिखाया यार, क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड घुमाना हो तो क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर तुमने सब पढ़ लिया है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहाँ जा सकता हूँ? खुद दिमाग लगाओ ना। मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए एंड सी को एक्सेस में ले लिया, तो बी के रेस्पेक्ट में जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है टाइम के, टेम्परेचर के, सॉरी इनिशियल कंसेंट्रेशन के। तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यार जितने हमने कैरेक्टर पढ़ रखे हैं ना एग्जामिनेशन में, उन्हीं में से तो कुछ कर रहा होगा, और उनमें से नहीं किया तो पक्का वो सेकंड या थर्ड ऑर्डर, थर्ड या फोर्थ ऑर्डर के तरफ जा रहा होगा, जो कि चांस ही नहीं है जाने का। ठीक है, अगर उसमें फॉलो नहीं कर रहा है तो ये समझ पड़ गया सबको? कोई दिक्कत? कर ले जाओगे ना? तो ये एक तरीका होता है ऑर्डर निकालने का, कि भाई अगर कई सारे मल्टीपल रिएक्शंस, मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो तो काफी डिफिकल्ट होता है ऑर्डर निकालना। तो उसमें तरीका क्या होता है? भाई कोई दो चीज को बहुत ज्यादा ले लो और तीसरे चीज को थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसका रेट देखो ओवरऑल कैसे बदल रहा है। रेट जैसे जैसे बदल रहा है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो डाउट नहीं होता है ना कि सर रेट कैसे निकालेंगे? तो भाई हमारे पास है ना तरीका एवरेज रेट निकालने का। भाई T1 पे कंसंट्रेशन देखो, T2 पे कंसंट्रेशन देखो, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, तो ये सब हम कर सकते हैं, काइनेटिक मेजरमेंट हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? बोलिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जनरल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देता हूं, जो कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के वेरिएशन पे है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल रेट वर्सेस कंसंट्रेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कंसंट्रेशन एंड टाइम के वेरिएशन पे दिखाता हूं, और आप बताना, बस मैं अप्रोच सुनना चाहता हूं कि आप कैसे करोगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी बच्चों देखो ध्यान से। जैसे मान लो, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए जा सकते। मान लो कि ए है जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको ऑर्डर बताना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ है, और आपको दे क्या रखा है? जनरली इस तरह से कुछ लिख करके आता है, ना। तो मैं बस ऐसे दे रहा हूं कि बेटा बी का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, और ये किसमें है? मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट लिखा रहेगा आपके सामने। तो बी का वैल्यू इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये कुछ नहीं होगा भाई, स्टार्टिंग का बात। फिर अगर ऐसा बोल दे कि भाई टाइम 30 सेकेंड के बाद इसका इसने देखा कि 0.1 मोल पर लीटर बन गया। फिर ऐसा देखा कि भाई ये 60 सेकेंड जब हुआ तो ये 0.2 मोलर बन गया। जब ये देखा कि 90 सेकेंड हो गया तो ये 0.3 मोलर हो गया। तो अगर ऐसा कोई आपके सामने टेबल बना के दिया हो
और आपसे पूछे कि भाई बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखो इसने प्रोडक्ट बी के बारे में कहानी समझाई है, हो सकता है भाई टेबल में आपको ए के बारे में कहानी सुना दे, भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मान लो इनिशियली ए टी इज इक्वल टू 0 पे कितना है, मान लो 1 मोलर ले लिया, तो भाई 30 सेकेंड में कितना हो गया 0.9, 60 सेकेंड में कितना हो गया 0.8, 90 सेकेंड में कितना हो गया ये 0.7 मोलर। ऐसा भी आ सकता है भाई, ए हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दोनों में से कोई भी टेबल दे सकता है आपको, बोलेगा भाई कुछ ऐसा टेबल मुझे अलग अलग टाइम पे मैंने ए का कंसंट्रेशन नोट किया तो मुझे ये चीजें मिली। क्या इन डेटा को देख के आप बता सकते हो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं देखूं कैसे सोच सकते हो। आ जाए तो हाथ उठा लेना बस। बिल्कुल सही जा रहे हो। तो भाई इसको देख करके क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर आप ध्यान से पहले ऑब्जर्व करो डेटा को ना, प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि 0.1 सेकेंड 30 सेकेंड में जितना बन रहा है 60 सेकेंड में उसका डबल बन जा रहा है, 90 सेकेंड में उसका ट्रिपल बन जा रहा है। मतलब जैसे टाइम में डबल कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी डबल हो जा रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है। अरे ये सुनो, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये कुछ ऐसा रहा हो बेटा ए नॉट, ये ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स, तो क्लियरली एक्स बाई टी का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। और बाबा एक्स बाई टी का वैल्यू कांस्टेंट कहां आता है? हमें मालूम है फॉर जीरो ऑर्डर, इसलिए नहीं पढ़ाया है, अब सिर्फ रिलेट करने के लिए पढ़ाया है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रिलेशन था? एक्स इज इक्वल टू के टी। तो यानी x बाई टी का वैल्यू क्या होना चाहिए? k, और k खुद क्या होता है? तो अगर इस रिलेशन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब वो ये इक्वेशन में आ रहा है, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर का रहा हो। अरे आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? याद करो जीरो ऑर्डर में हमने अगर a से देखना है, a से b जा रहा है, तो a से b माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर क्या था? जीरो। नहीं समझ आए तो डिराइव कर लो, कितना टाइम लगता है भाई डिराइव करने में, कर लो। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? के डी टी। इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली ए नॉट था, बाद में ए टी हो गया, जीरो था बाद में टी हो गया, तो ये के टी हो गया। और ये क्या हो गया? डी ए का होता है ए और ए का आएगा ए नॉट माइनस, यही है ना, माइनस के साथ ही लगा के बोल रहा हूं भाई, पहले ऊपर एटी था फिर ए नॉट, तो माइनस लगा के खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी का वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रहा है, अगर रिएक्टेंट दिया है तो भी चाहिए। तो मैं देख लेता हूं भाई, ये हमारा क्या हो गया? ए नॉट। अरे टी इज इक्वल टू जीरो पे जो कंसंट्रेशन है वही तो ए नॉट होता है। ए नॉट ये हो गया, मैं रख करके चेक कर लूंगा। तो मैं पहले यहां रख कर चेक करता हूं कि ए टी कितना है, जब 0.9 है तो मैं रखूंगा ए नॉट 1 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया? 30। तो ये आ गया आंसर मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/300 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है के की वैल्यू पहले केस में। सेकेंड केस में मैं चेक कर लूंगा कि भाई जब यहां से यहां गए तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फिर मैं के निकाल लूंगा। तो के इज इक्वल टू फिर से निकालूंगा, एज्यूमिंग इट टू बी जीरो ऑर्डर, तभी लगा रहा हूं ना। तो के निकाल रहा हूं,
तो फिर देख रहा हूं कितना हो गया भाई 0.8, 1 माइनस 0.8, टाइम कितना हो गया 60। अब ये जरा वैल्यू देखो तो कितना आ गया 0.2 अपॉन 60 यानी 0.1/30 आ गया क्या, यानी 1/300। क्या वैल्यू सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हर केस में सेम आ रही है, इसका मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और अगर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो ये कौन सा इक्वेशन था, जीरो ऑर्डर एज्यूम करते हुए, तो हमने ये कर लिया। मतलब बेटा कंसंट्रेशन टाइम अगर आपको डेटा दिया हो तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ेगा। आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जीरो था क्या, फिर एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट था क्या। वैसे थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना, कॉमन सेंस लगाओगे तो जीरो ऑर्डर का तो बढ़िया से सेट कर लो, क्योंकि वो लीनियर ही वेरी करने वाला है। अगर तुम्हें वो डायरेक्ट ना दिखे तो तुरंत अप्लाई करो कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम वेस्ट मत करो, फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई कर लो। और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या था भाई, k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन a एट टाइम t विच इज a0 माइनस x। बोलो, तो अगर आपका ये चीज होल्ड नहीं किया, ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है, लीनियरिटी नहीं दिख रही है, तो तुरंत यहां लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला फॉर्म है। तो अब आप क्या करना, t1 टाइम पे at1 लिख लेना, फिर t2 टाइम पे a2, और दोनों का वैल्यू निकालना। अगर दोनों का k सेम आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, और ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। ये तो मैंने आपको आसान दिया जानबूझ करके, ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, या प्रैक्टिस करोगे तो खुद उसमें लगेगा। अभी आपको सिखाना है, बाकी आप करते जाना। तो जब भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आ जाए तो आपको तरीका क्या है कि आप पहले एज्यूम करो जीरो ऑर्डर और चेक करो क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू k1 k2 k3 सेम आ रही है क्या, बाय यूजिंग द डेटा इनिशियल कंसंट्रेशन एट डिफरेंट, मतलब ये वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम। जीरो के लिए भी करना, वैसे ही फर्स्ट के लिए भी करना, वैसे ही सेकंड, इन तीनों में से एक ना एक आंसर पक्का मैच करता है। और इसको और थोड़ा फास्ट करना चाहते हो तो मैंने बोला बेटा जीरो को तो डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करो, क्या देखो क्या लीनियर वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। तो साफ साफ लीनियर वेरिएशन, फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर में तो वो खत्म ही नहीं होने वाला है, लीनियर वेरिएशन नहीं होगा। और फर्स्ट ऑर्डर को भी देखने के कुछ तरीके हैं, याद है? नहीं, ग्राफ को बनाने का जरूरत नहीं है, या तो आप इससे देखो या थोड़ा दिमाग लगाओ, चेक करो हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ कैसे मालूम, वो वाला टाइम जिसमें इसका कंसंट्रेशन हाफ हो गया हो, 1 मोलर से 0 पॉइंट, खैर यहाँ डेटा ही नहीं दिया मैंने, अगर वो दिया रहता तो पक्का एग्जामिनर अगर ऐसा कर रहा है ना, अगर वो चाह रहा है कि आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी सोचो तो पक्का वैसे डेटा भी वो इंक्लूड करेगा, जिसको देख करके आप पकड़ लो कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं। कैसे, सबको ध्यान है, अगर वो 1 मोलर से 0.5 होने में 30 सेकेंड ले रहा है तो 0.5 से 0.25 होने में भी 30 सेकेंड लेगा। वो चेक कर लेना, अगर वो मैच कर जाए तो खुश हो जाओ यार, आपको इतना सब नहीं करना पड़ा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यार बाकी यार अब तो आपको ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल भी लगाना है तो टाइम सेव करके लगाना है, सोच के लगाना है कि यार पहले देख तो लूं, पहले अपना दिमाग चला तो ले, समझ में आ रहा है यहां से तो ठीक, और नहीं तो फिर लास्ट में यही करेंगे। फिर 3 इक्वेशन है भाई, जीरो ऑर्डर का पास, सेकंड ऑर्डर का कौन सा है भाई बताओ, तो k इंटू टी इज इक्वल टू 1/at माइनस 1/a0, यही था। अब भाई यहाँ वैल्यू रख के हम k1 k2, अरे ये k1 k2 k3 कैसे निकाल रहे हैं, तो बदल क्या रहा है, at एंड टाइम, यही बदल रहा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स है। तो जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसका कंसंट्रेशन यहां रखो, फिर k1 निकाल लो, फिर दोबारा कंसंट्रेशन रखो, दोबारा वाला टाइम रखो, फिर k2 निकाल लो, दोनों सेम हो गए। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब अगर यहां से नहीं मैच कर रहा है तो इसको एक बार लगा के चेक करो, ये नहीं मैच कर रहा है तो इसको लगा के चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि 0, 1 एंड 2 में से ही जनरली चीजें आएंगी। और अगर वो सब मैच नहीं कर रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, कुछ गलती है उसके अंदर, और या तो फिर कुछ रैंडम से ऑर्डर ले लिए हैं फ्रैक्शनल वाले, और फिर वो क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाएंगे, क्योंकि कौन ऐसे चेक करता रहेगा भाई बार बार। तो इसलिए क्वेश्चन भी एग्जामिनर जनरली 0, 1 एंड 2 के बीच में, एंड मोस्ट कॉमन आई एम टेलिंग यू फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको बिल्कुल समय ना मिले और आपको लालच आ रहा हो कि ये क्वेश्चन टिक करना है तो फर्स्ट ऑर्डर कर सकते हो, चांसेस ज्यादा होते हैं उसके सही होने के, ठीक है। बट फिर भी मैं इनकरेज नहीं करूंगा, मतलब अपना दिमाग तो लगाना ही है। बिठा दो इसको,
तो आप ट्राई करोगे, इसको लिख लो, बल्कि फाइंड, लिख लिया मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ ध्यान रखना, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैंने इकट्ठे दे रखे हैं बस, एक बारी मैंने प्रोडक्ट का आपको दे दिया, एक बारी रिएक्टेंट का। पूरी कहानी जो मैंने समझाई उसको वर्डिंग्स में लिख लो कैसे करना है, वही काम की है तुम्हारे, ठीक है, इसका कोई थियरी नहीं है। तो बेसिकली यार द बॉटम लाइन इज कि अगर आपको कंसंट्रेशन टाइम का टेबल दिया है तो हिट एंड ट्रायल लगा करके चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल फॉर 0, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसमें भी कंसंट्रेशन एंड के एंड टाइम का जो इक्वेशन होता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख लेना नोट करके कि इफ द कंसंट्रेशन एंड टाइम टेबल इज गिवन टू अस, then apply hit and trial method for 0, first and second order। देखो भाई, दिया कंसंट्रेशन का है, टाइम का है, तो आपके पास रिलेशन भी कौन यूज करना है, कंसंट्रेशन एंड टाइम। इसलिए तो देखो मैं बार बार क्या लिख रहा हूं कि भाई A0 माइनस AT/T, ये रिलेशन था हमारा 0 ऑर्डर के लिए। इसमें देखो कंसंट्रेशन है, टाइम है एंड के, तो जो टेबल दिया है उसी के हिसाब से तो सोचेंगे ना। चलो भाई, हो गया सबका ये। चलिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑर्डर, कंसंट्रेशन, रेट और टाइम से तो हमने देख ही लिया है ना, रेट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन से हमने देख लिया, इनका इसके हिसाब से भी हमने देख लिया। अब तीसरा एक अप्रोच आता है बाय मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, हाउ टू फिगर आउट द ऑर्डर बाय मैकेनिज्म। तो लिखो ये बात, determination of order of reaction by mechanism। determination of order of reaction by mechanism, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ना। जैसे देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। एक एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है, और दूसरे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप टाइप में ऐसे करके हो रहा हो। तो मैं अभी एक ऐसा केस लेने की कोशिश करता हूं, हाइपोथेटिकली ट्राई करते हैं क्रिएट करने के लिए ना, जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है और उसके बारे में पूरी कहानी दी हुई है ना। तो एक बार पहले ड्राफ्ट कर रहा हूं, आप पहले ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक रिएक्शन है जो ए और बी दो के साथ मिलकर के हो रहा है, या इनफैक्ट ऐसे समझ लो A2 B2 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले स्टेप में जो A2 था वो ब्रेक डाउन होकर के 2A बन गया, ठीक है। पहला जो A2 था वो फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन होकर के
2A में चेंज हो गया। और फिर ये जो A है ये B2 के साथ रिएक्ट तो कर रहा है बट वो इक्विलिब्रियम में, और जो AB2 बन रहा है वो फाइनली बचे हुए A के साथ रिएक्ट करके अपना A2B2 कंपाउंड बना रहा है। या यूं बोल लो कि मैं अगर इसके साथ रिएक्शन करा के AB बना दे रहा हूं, चलो इसको ऐसे लिखो। सॉरी, मैं इसको इक्विलिब्रियम बना लेकर के, मैं वैसे कहीं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है, ये तो मैं बस बता रहा हूं कि ऐसी चीजें अप्रोच मिली। ठीक, अब उसमें आपको कहानी क्या लिखी हुई, जो पहला स्टेप है वो काफी फास्ट है और क्लियरली दिख रहा है, इरिवर्सिबल भी, फास्ट भी हुआ और इरिवर्सिबल भी हुआ। सो फाइनल रिएक्शन हमारा क्या है, जो नेट रिएक्शन है वो क्या है कि भाई A2 और B2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2AB, यही हमारा नेट रिएक्शन। तो कहानी कुछ ऐसा है कि भाई एक हमारा रिएक्शन है जिसमें A2 B2 मिलकर के 2AB बना रहे हैं और वो इतने स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, मतलब मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं उसकी। और ये जो मैंने कहानी लिख रखी है इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या कहानी हो रहा है, यहां से यहां वो कैसे पहुंचा, तो यहां से यहां कैसे पहुंचा कि पहले A2 ब्रेक होकर के 2A में चला गया। अभी कुछ लिखो मत, ठीक है, इसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन कि डेटा कैसे चाहिए। फिर A प्लस B2 मिलकर के AB2 बन गया जो कि रिवर्सिबल था, और फिर तीसरा रिएक्शन ये बन गया। ना, अब इसी में मैं क्या दे दूंगा आपको कि भाई पहला फास्ट था, दूसरा स्टेप स्लो भी है एंड रिवर्सिबल भी है, सामने आपको दिख ही रहा है, और तीसरा स्टेप फिर से फास्ट है। मान लो ऐसा मैंने कुछ कहानी दे दी, और फिर इस कहानी के हिसाब से मैंने बोला कि भाई इसको देख करके मुझे बताओ फाइनली इसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। तो ऐसे क्वेश्चन को या इस टाइप के फॉर्मेट को बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर बाय मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले कि भाई ये कुछ कहानी हो रही थी रिएक्शन की और वो इतने स्टेप में जा रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड। अगर सिंपल रिएक्शन होता है एलिमेंट्री तो कितने लोग कह रहे सोचना ही नहीं है भाई, तब तो 1 + 1 2 हो जाता ऑर्डर, बोलो, क्योंकि तब के केस में ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी दोनों सेम ही होता। जब ये मल्टीपल स्टेप में हो जाए तब प्रॉब्लम है, करेक्ट ना, जब ये मल्टीपल स्टेप में हो जाए तो प्रॉब्लम। तो मल्टीपल स्टेप में हो जाए तो ये, तो अब भाई ये जो लिखा हुआ है इनसे हमें क्या कॉम्प्रीहेंड करना है यही समझना है, ठीक, इसी पे पूरा दिमाग लगाओ, अभी आ जाएगा आपको समझ में 1 मिनट में कैसे निकाल। तो सबसे पहली चीज बच्चों ये ध्यान रखना, जो भी मल्टीपल स्टेप के रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लोवेस्ट, सबसे धीमे चल, उसका जो रेट होता है वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होता है। इसीलिए स्लोवेस्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, सुना सुना सा लग रहा है कुछ, कब पढ़ा था ये हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं ना। हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, तो जब भी एक से ज्यादा स्टेप हो तो ऐसे केस में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका जो रेट होता है वही नेट रेट होता है रिएक्शन का। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, सबको समझ में आएगा, फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ध्यान से सुनो बस, सो तो नहीं रहो ना तुम लोग क्लास में, ठीक। तो अब ऐसा मान लो कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उस मैन्युफैक्चरिंग में मान लो मेरे हाथ में जो पेन है इसी को बना रहे हैं, तो इसके मेजर कंपोनेंट देखे जाए तो 3 चीजें हैं, एक तो ये कैप है इसका, दूसरी ये बॉडी है, और तीसरा इसके अंदर का जो इंक सिस्टम है, राइट। अब मान लो भाई 3 अलग अलग फैक्ट्री है और इसमें अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दिया। मान लो एक का ओनर अभी है, अभी खुराना, दूसरे का ओनर मान लो हमारे पास हो गया, किसको एग्जांपल ले लें भाई, हम किसको ले रहे हैं, मान लो दक्ष है, और तीसरा मान लो इसके अंदर मान लो उज्जवल है, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग फैक्ट्रीज में, एक का काम है
भाई पूरा पेन बनाने का, मतलब ये बॉडी, दूसरे का काम है कैप बनाने का, और तीसरे का काम है इंक अच्छे से करने का। अब भाई उज्जवल थोड़ा आलसी किस्म का इंसान, ठीक, मान लो उसको अब बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एक दिन जाके फैक्ट्री में अपने बाकी सब लेबर के साथ काम कर रहा है और अगले 7 दिन सो रहा है खा के घर पे, तो नेचुरली इस वाले जगह पे जो काम होगा वो रिलेटिवली काफी स्लो हो रहा होगा। और भाई अभी एकदम पतला दुबला एकदम फुर्तीला इंसान, ठीक है, उसको तो थोड़ा सा खाना दे दो उतने में पूरे दिन काम कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि अपने फैक्ट्री को पूरा टाइट रखा है और हर दिन ये 10,000 पेन का जो बॉडी है वो बना दे रहा है। और दक्ष फैमिली बिजनेस है इसका, इसको थोड़ा आइडिया है कि यार सुकून से भी रहना है और काम भी करना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो इसने क्या किया कि चलो भाई मैं इतना ज्यादा तो नहीं करूंगा कि मर जाऊं बिजनेस के चक्कर में, तो मैं एक काम करता हूं 5000 कैप पर डे बना लेता हूं। तो भाई ये 5000 ये, और ये इंक, ये जो स्लो वाले भाई साहब हैं, इन्होंने इंक इतना बनाया कि सिर्फ ना 400 पेन में ही भरा जा सकता है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रोडक्शन अगर मैं बोलूं, फाइनल प्रोडक्ट तो मेरा पेन है ना विथ मार्कर, यहां मेरे पास आएगा, कितने बने ये 400 पर डे बन रहे हैं। किस पे डिपेंड किया? इस आलसी आदमी पे डिपेंड किया। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही जितना प्रोडक्शन कर रहा होगा वही फाइनल रेट के बराबर हो जाएगा। तो पूरे रिएक्शन का जो रेट होता है वो सबसे स्लो रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। इसीलिए जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है अगर आप उसको किसी तरीके से फास्ट कर देते हो तो आपका ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये बात लिखो, पहले यहीं से शुरू करो। कंसिडर द रिएक्शन this one, A2B plus B2 forming 2AB. A2 plus B2 forming 2AB. A2 plus B2 forming 2AB, right? And it proceeds in 3 different steps. It proceeds in 3 steps, आप लिख लो। ना, तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख लो A2 फॉर्मिंग 2A, इसको लिख लेना इसके सामने, ये फास्ट है। दूसरा लिख लेना जो A बन रहा है वो A प्लस B2 मिलकर के AB2 बना रहे हैं, ये आपका स्लो एंड रिवर्सिबल है। एंड जो थर्ड है AB2 प्लस A, ये भी फास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ही फॉर्म में है आपके लिए। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैकेनिज्म के हिसाब से ना आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं, साथ में थियरी भी इसका समझा रहा हूं। ठीक है, तो भाई मैंने क्या खास बात बताई, इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है कि भाई मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा उसका जो रेट होगा वही रेट ओवरऑल रिएक्शन का होगा। तो लिखो, अब इसका थियरी लिख लो, नोट करके लिख लो। द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, the rate of complex reaction is equal to the rate of slowest step, the rate of slowest step, the rate of complex reaction, जो मतलब मल्टीपल स्टेप में हो रहा हो ऐसा रिएक्शन, the rate of complex reaction is equal to the rate of slowest स्टेप, आप बोल सकते हो स्लोवेस्ट स्टेप, या फिर ऐसा बोल सकते हो रेट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन हुज रेट इज स्लोवेस्ट। अंडरस्टूड ना? इसीलिए क्या बोलते हैं स्लोवेस्ट स्टेप को, क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखो, दैट्स व्हाई स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लोवेस्ट स्टेप इज
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ गए बच्चों ना? स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, एक और चीज बस इसमें ऐड कर लो तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि कभी भी जब आप इसका रेट लिखते हो तो क्या उसमें आप के एन A2 पे पावर x एंड B2 पे पावर y है। बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को भी आप यहां जगह दे सकते हो, लेकिन क्या कभी भी जो इस रिएक्शन में दिख नहीं रहा है, क्या वो स्पीशीज कभी भी यहां दिखना चाहिए? नहीं। तो इसको बोल देते हैं कि भाई A2 तो हमारा रिएक्टेंट था, B2 भी रिएक्टेंट है, लेकिन ये जो बन रहा है A एंड ये जो AB2 बन रहा है ये इंटरमीडिएट्स हैं, ना तो वो कहीं रिएक्टेंट की साइड में है ना ही इंटरमीडिएट, कभी भी यहां नहीं दिखना चाहिए। ये बॉटम लाइन है इस चीज के लिए कि अगर आपको रेट लिखना है, ऑर्डर बताना है, तो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें मेनली रिएक्टेंट, बहुत मेहनत अगर ऐसा लग रहा है तो प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, बट कभी भी उसमें इंटरमीडिएट नहीं आने चाहिए। तो नोट करके लिखो, इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन there must be mainly reactants, or in some rare cases products also, but क्या चीज नहीं रहना चाहिए? but we can never have intermediate, अगर आपके सामने कोई बोलता है कि भाई मैंने रेट लिखा वो k है a पे पावर 2 एंड AB2 पे पावर 3 एंड A2 पे पावर 4, इसका ऑर्डर बताओ और रिएक्शन ये है, तो आप बोलना बिल्कुल यहां से नहीं बता सकता। ये लिखा सही हो सकता है, बट मैं इससे आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर के केस में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं दिखाई देने चाहिए, तभी मैं ऑर्डर बता पाऊंगा। तो भाई इंटरमीडिएट नहीं दिखाने चाहिए, क्या मजाक हो गया? ये तो स्लो यही वाला स्टेप था, और अगर ये स्टेप हमारा स्लो है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ सेकंड स्टेप, एंड सेकंड स्टेप का रेट क्या होगा? k इंटू ए इंटू B2। अब सर ये चलो B2 के पावर 1 तो आ गया, बट a आ गया, आपके हिसाब से तो इसको दिखा ही नहीं सकते, तो अब क्या करें? तो आंसर है अपना बुद्धि लगाओ और a को रिप्लेस करो किसी तरीके से। a कैसे रिप्लेस करेंगे? हाँ, a कैसे रिप्लेस करते हैं? तो a को रिप्लेस करने के अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, वो क्वेश्चन में देखना पड़ता है ना, वो क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है। जैसे इस केस में आप डायरेक्टली नहीं चेंज कर पाओगे, इस केस में आप क्या डायरेक्टली चेंज कर पाओगे? ट्राई करके देखते हैं, डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो भाई k हो गया, a हो गया इंटू B2 हो गया, देखो सॉरी, रिएक्शन इज इक्वल टू a इंटू B2, यही है ना? बोलिए भाई। अब मुझे a यहां से हटाना है, तो मैं a हटाने के लिए कहां से यूज कर सकता हूं भाई? कहां से यूज कर सकता हूं? अगर मैं फर्स्ट वाला रिएक्शन यूज करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है, खैर मैंने यहां दिया नहीं इसलिए मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन फाइनल मत करना, ठीक है? तो अगर फर्स्ट वाले केस में इक्विलिब्रियम है कि भाई A2 हमारा ब्रेक डाउन कर रहा है 2a में, तब तो मैं a को गायब कर सकता हूं। कैसे? व्हाइल यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जब ये रिएक्शन आएगा तो उस समय a का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसका पावर 2 अपॉन A2 इज इक्वल टू kc। तो मैं यहां से a निकाल लूंगा, क्या निकल जाएगा a भाई? कितना आएगा? kc इंटू A2 एंड पूरे पे पावर 1/2। अरे बच्चों आ रहा है क्या समझ में? दिस इंटू दिस एंड पावर ले लोगे, a निकल गया। अब इस a को उठा करके आप यहां डाल दोगे, तो अब फाइनल क्या बन जाएगा? k इंटू दिस बन जाएगा। अब इसमें कहीं पे कोई इंटरमीडिएट, तो यहां से जो ऑर्डर निकालोगे तो कर लो, आप मॉडिफाई कर लो, पहले वाले को आप क्या कर लो, ऐसा लिखो, रिवर्सिबल, फास्ट एंड रिवर्सिबल। नहीं, तब फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा हिंट दिया रहेगा जिससे आप निकाल पाओगे,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको अप्रोक्सीमेशंस देखने पड़ेंगे। यहां से समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसलिए क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा कि फर्स्ट स्टेप क्या था, फास्ट भी एंड रिवर्सिबल भी कर लो, ठीक है। और सेकंड स्टेप को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, स्लो कर लो और रिवर्सिबिलिटी हटा दो, यहां इतना मॉडिफाई कर लो। and now this question is ready to go. The second step is only slow and non-reversible in nature. इसमें कोई जरूरत नहीं है ना उस चीज का, कहां जरूरत है हमें, जरूरत अगर रहता तो हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा वाले साइड में आने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना मिनिमम इंफॉर्मेशन में तुम्हारी चीजें निकल जाए, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिलहाल अभी ये सही है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू k इंटू ए बी पे पावर, ठीक है। अब यहां से क्या नोट करना है, ए इज इंटरमीडिएट। कैसे मालूम चला कि भाई ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि ना तो वो रिएक्टेंट साइड में है ए, ना तो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है, A2 है, ए नहीं है, तो इसलिए मुझे उसको हटाना पड़ेगा। सो वी नीड टू रिमूव ए। अब ए कैसे रिमूव करें, इसी के लिए आपको ऊपर ये हिंट मिला हुआ है कि फास्ट एंड रिवर्सिबल। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल, सो हाउ कैन वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस रिएक्शन का कोई ना कोई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अभी हमें टेंशन नहीं लेना वो वैल्यू क्या है, क्योंकि ऑर्डर बोला ना निकालने के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, क्या जानते हो आप, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस पे पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट। बोलो भाई जानते हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही लिखते हो ना। अब यहां से आप ए निकाल लो, यहां से क्या निकलेगा, ए कितना निकल के आएगा, A2 एंड होल पे पावर। अब इसको उठा करके यहां रख दो, ये फर्स्ट है या फोर्थ मान लो और इसको फिफ्थ मान लो, सब्स्टिट्यूटिंग फिफ्थ इन किसमें, फोर्थ, क्या मिलेगा भाई, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की जगह क्या लिख दूं मैं, ए की जगह क्या लिख दूं भाई, हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू A2 एंड होल टू द पावर कितना 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाई B2 है ना। तो अब हमारे पास बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर 1/2 एंड के मिलके क्या हो जाएंगे, एक नए कांस्टेंट, और ये क्या आ गया A2 पे पावर 1/2 इंटू B2। तो भाई बताइए रेट इज इक्वल टू क्या, सम रेट के डैश हो गया क्या, तो क्या यहां पे बेटा ऑर्डर कितना आ गया 1/2 प्लस 1 3/2 1.5 आ गया ऑर्डर। सबको क्लियर हो गया। तो इस पूरे चीजों में समझने लायक बस दो ही चीजें थी, पहला ये कि रेट स्लोवेस्ट स्टेप के बराबर लिखना होता है, दूसरा ये कि हमें कभी भी रेट के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को ओमिट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अगर मुझे ऑर्डर बताना है तो। और उसको निकालने के लिए एक तीसरे चीज की जरूरत पड़ रही है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज कर लेंगे, नहीं है तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या हिंट दिया हुआ है, उसका यूज करके हम करेंगे, ठीक है। इतना करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा और थ्योरी भी इसका हो गया। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गया, बोलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और कुछ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लेकर के करने की कोशिश करते हैं। मिटा दो इसको, आप नोट कर लो अच्छे से। अब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं।
चलो नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया? हाँ जी बच्चों, आइए चलिए थोड़ा ना फर्स्ट ऑर्डर पे और अपना दिमाग थोड़ा और ढंग से लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ और पैरामीटर्स पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। वो अलग अलग रिएक्शन देगा, अलग अलग स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करेगा और आपसे पूछेगा के निकालो। तो मैं वेरिएबल के फॉर्म में देता हूं एंड फिर हम लोग के निकालने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालो डिफरेंट मेथड्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो determination of rate constant for first order reaction, determination of rate constant for first order reaction for different reactions, for different reactions, determination of rate constant for first order reaction। मैंने अब यहां स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं कौन सा ऑर्डर ले रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर। और जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, कितने समझदार लोगों को ये पता पड़ रहा है कि सर ए से बी अगर बन रहा है ना और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो मैं तो तुरंत इतना लिख सकता हूं कि, बोलो भाई, इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, और I can say that k is equal to 2.303 upon t log of a naught upon a naught minus x। यहां तो a naught minus x ही होगा ना at। सब लोग बोल सकते हो इतनी चीज? तो अब मैं कुछ रिएक्शंस लूंगा और आपको a naught एंड a naught minus x की वैल्यू में डायरेक्टली ना दे करके उस रिएक्शन के थ्रू आपसे निकलवाऊंगा, और फिर आपको वही यूज करना है, टाइम यूज करना है, के निकल जाएगा ना। तो चलो मैं पहला रिएक्शन लेता हूं, एक ऐसा गैसियस डिकम्पोजिशन लेने की कोशिश करता हूं जहां पे आपको फर्स्ट ऑर्डर ही है, कोई ए है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है डिकम्पोजिशन में, और हीट करने पे ये 2b गैस प्लस c गैस बना रहा है। और आपको इस रिएक्शन का क्या दिया हुआ है बेटा? इस रिएक्शन का आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर डिफरेंट टाइम पे टोटल प्रेशर, ये आपको दिया हुआ है। यहां टाइम ऑफ कोर्स t इज इक्वल टू 0 पे, तो जो भी प्रेशर होगा वो इसी का प्रेशर होगा स्टार्टिंग का। बोले भाई, t इज इक्वल टू 0 पे जो भी प्रेशर होगा वो इसी का होगा, है ना। तो ऐसा कर सकता है कि आपको स्टोरी में ऐसा बता सकता है। चलो मैं ये दोनों डेटा दे देता हूं। सबसे पहला डेटा दे रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे अगर प्रेशर कितना है P नॉट, मैं उसको लिख भी दे रहा हूं, टोटल प्रेशर कितना है P नॉट। और जनरल टाइम T पे अगर टोटल प्रेशर कितना आया PT, PT is the total pressure at time T, it is not the pressure due to A, it is total pressure जनरल टाइम T पे। और T इज इक्वल टू 0 पे क्या है, P नॉट है। एज्यूम क्या करना, स्टार्टिंग में सिर्फ A लिया था मैंने। अगर आपको ये डेटा दिया हो और आपको बता दिया हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, अरे इसकी जगह क्या होगा, एग्जामिनेशन में कोई वैल्यू आएगा, ये कुछ 1 ATM होगा, ये कुछ 10 ATM होगा, ये टाइम कुछ सेकंड्स में होगा, तो आप क्या फिगर आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कम ऑन गाइस, गो अहेड, देखो क्या दिमाग लगा के, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। हाँ नहीं बाबा, तीनों है ना। हाँ स्टार्टिंग में सिर्फ ए है, कंटेनर में तो तीनों गैसेस। दिमाग लगाओ, मैं देखूं क्या करता हूं। सो आपको बेसिकली के का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टाइम, बस यही करना है जो डेटा दिया है इनके। चलो निकाल।
चलो चलो निकालो सब लोग, चेक करूंगा मैं। टेम्परेचर क्यों चाहिए? वो टाइम दिया हुआ है। अच्छा इसका हाँ जी प्यारे बच्चों, चलें स्टार्ट करो। बहुत स्मार्टली आपको इसको करना पड़ेगा और इस डेटा को कैसे यूज करना है कि मैं के निकाल लूं, यही दिमाग लगाना है। एक समझाऊंगा तो आइडिया लगने लग जाएगा। अभी तो बहुत खेलना है इसके अंदर ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कम से कम 6-7 अलग अलग टाइप के टाइट्रेशंस हैं। फिर उसके तो पहला एकदम इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? चले स्टार्ट करें। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। अभी कितने लोग ये बोलने जा रहे हो कि सर ये बताओ, आपने ये बोला है ना कि ए किधर जा रहा है 2b + c में ना। ध्यान से सुनो भाई, स्टॉप राइटिंग। अब देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं इसको, यही सीखना है आप लोगों को। तो आप बोलोगे सर मुझे दुनिया से तो मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि भाई t = 0 पे a कितना था और टाइम t पे a कितना बच गया, बस उतने से ही मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि k = 2.303 अपॉन टाइम log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन a0 - x। यही है ना, आपको तो यही चाहिए ना। अगर किसी तरीके से आपको ये मिल जाए और a0 - x, तब ये कितना हो जाएगा 2x और ये x, तो आप बता ले जाओगे भाई कितना है। बोले भाई यही चाहिए ना। अगर आपको a0 मिल जाए, a0 अपॉन x, या किसी तरीके से इसका रेशियो मिल जाए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आप यहां रख दो, आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा ड्यूटी क्या है कि बेटा a0 एंड a0 - x का जो रेशियो है वो हम इस डेटा से निकाले जो हमें दिया है। तो अब यहां पे आप शुरू करोगे। एट t = 0 क्या है, ओनली a इज देयर इन कंटेनर। बोलो भाई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी P0 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? हाँ बिल्कुल सही, A0। या आप बहुत जिद करोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई PV = nRT लगाओगे तो कांस्टेंट भी मिल जाएगा। तो मैं क्या k × A0 लिख सकता हूं, जहां पे k के अंदर ऑलरेडी R एंड T सब फैक्टर्स हैं। ठीक, अब देखो एट t = टाइम t, जो टोटल प्रेशर है, कितने लोग बोल रहे हैं वो होगा सर टोटल मोल इंटू RT/V। तो बाकी सारा तो पैरामीटर कांस्टेंट है, तो क्या मैं PT को लिख दूं प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं भाई, दिस प्लस पूरा जोड़ लो, कितना आ गया a0 - x + 2x + x। तो PT किसके प्रोपोर्शनल हो गया, a0 प्लस, और या इसी को लिखना हो तो क्या मैं PT को लिख सकता हूं k टाइम्स। बच्चों देखो ये मैं k लिख रहा हूं, पर समझना यार ये k और वो k अलग है, इसलिए अच्छा है कि आप इसको ना कुछ और ही समझ लो यार। अब कुछ भी और समझ लो यार तुम लोग, कॉन्सेप्ट ठीक है। चलो अच्छा, इसको स्मॉल k लिख रखा है, ये कैपिटल में लिख लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ चलो k डैश ही कर लो यार, अब वो डैश डैश ही कर लो। चलो ये क्या आ गया, a0 + 2x
अभी कितने लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सर कि मैं यहां से ए नॉट उठाऊंगा पी नॉट बाई के और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहां से मेरा एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा या नहीं बोलो? या फिर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डैश टाइम्स ए नॉट प्लस के डैश टाइम्स 2x, और के डैश टाइम ए नॉट को मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट। तो क्या मैं लिख सकता हूं पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के डैश इंटू 2x। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो 2x की वैल्यू है, 2x की वैल्यू के डैश टाइम्स 2x की वैल्यू कितनी आ गई, पी टी माइनस पी नॉट, ये सुनो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पी टी माइनस पी नॉट बाई 2 के डैश, यस और नो, x मिल गया। और ये पहले ही मिला था ए नॉट क्या आ गया था, पी नॉट अपॉन के डैश। अब क्या भाई, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का रेशियो नहीं मिल गया तुम लोगों को? अरे बोलो यार, अब मिल गया तो वो डायरेक्टली यूज कर लो। वैसे मैं इतना कहानी ना के वे करके लिखने में थोड़ा मजा नहीं आता है, उसको हटा ही देता हूं मैं। आप मर्जी, आपको बहुत ऑब्सेस्ड हो डेटा वोटा से तो आप ये करो, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है, यहीं से कर सकते हो आप। विद द हेल्प ऑफ दिस आई होप कि बाय यूजिंग दिस फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट, इन दोनों को अगर यूज करके देखो तो आप ये बोल सकते हो, ध्यान से देखो कि इधर पी टी माइनस पी नॉट, मतलब दिस माइनस दिस मैंने कर दिया, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए नॉट प्लस 2x माइनस ए नॉट, ये गायब हो गया तो प्रोपोर्शनल टू 2x आ गया, ठीक, पी टी माइनस पी नॉट। और यहां से x प्रोपोर्शनल किसके आ गया, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। तो भाई साहब ये इक्वेशन यूज करिए और ये इक्वेशन यूज करिए और वैल्यू निकाल लीजिए। यूजिंग दिस हाउ कैन आई राइट ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का रेशियो निकालूंगा। ए नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं, ए नॉट की जगह क्या कैन आई से दैट, पी नॉट, बोलो, डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स, तो यानी पी नॉट माइनस एक्स, एक्स कितना आया था भाई, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, देखो तो कितना आ रहा है, ये 2 पी नॉट आ गया और एक और पी नॉट मिल जाएगा, 3 पी नॉट नीचे हो जाएगा, ऊपर 2 पी नॉट। तो देखो क्या ये वैल्यू ऐसा आ गया, 2.303 अपॉन टाइम लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट अपॉन नीचे 3 पी नॉट माइनस पी टी। क्या ये आ गया बेटा? तो मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसको किसी तरीके से मैं इनसे कोरिलेट किया, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमारा आराम से आ गया। यही मेहनत बस आपको करनी है अलग अलग जगहों पे, किसी तरीके से ध्यान ये लगाना है कि मुझे ये और ये गिवन डेटा के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर पाऊं। यहां प्रेशर था तो मैंने प्रेशर को लिखना शुरू किया, कहीं वॉल्यूम दिया होगा तो मैं उसके हिसाब से सोचूंगा, कहीं कोई टाइट्रेशन करा रखा होगा तो मैं उसके हिसाब से सोचूंगा। आ रहा है बात समझ में? घूमना फिरना बस इसी में है। नोट कर लिया सबने? नोट करो जल्दी। किसी से भी कर लो, अगर तुम इससे एक्सप्रेस कर ले रहे हो, बस रेशियो ये निकाल लो चाहे जैसे भी। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों भाई, t इज इक्वल टू 0 पे डाल्टन्स लॉ लगाओगे भी तो वो सिर्फ प्रेशर एक ही का होगा, और टाइम t पे अगर डाल्टन्स लॉ लगा रहे हो तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, और तीनों का प्रेशर का सम कितना हो जाएगा, इसका प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट माइनस एक्स के, इसका होगा 2x के, इसका होगा x, सम करोगे तो यही आ जाएगा ना भाई, ए नॉट प्लस 2x ही। तो कहां नहीं आ रहा है, वो तो भी वहीं से भी तो यही आने वाला है। कोई लॉ लगा लो यार, कैसे नहीं आएगा? कुछ ना समझ में आए तो आइडियल गैस से ही तो निकला हुआ है सब चीज, उसको पकड़ के रखो ना, CV इज इक्वल टू एनआरटी। ध्यान रखना, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर टाइम टू टाइम बदल रहा है, पहले में सिर्फ पी नॉट था, बाद में इतना हो गया, तो इसलिए जिस टाइम पे डाल्टन्स लॉ लगाना उस टाइम पे सबके मोल देखना, ये नहीं कि स्टार्टिंग वाला शुरू कर देना। चलो भाई, प्रैक्टिस के लिए इसी का एक दूसरा फॉर्म देता हूं, इसी चीज का, गैस का ही, पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। बिठा दूं इसको, नोट कर लो अच्छे।
अच्छा, कोई पहुंच पाया था यहाँ तक? हाथ उठाओ, किसी का आया था? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देता हूं मैं। अब क्वेश्चन यही सेम सेम है आपके सामने, फर्क बस ये है कि मैं जो ये टेबल था ना, मैं टेबल कुछ बदल दे रहा हूं बस। ठीक, इस बारी मैं आपको क्या दे रहा हूं इस टेबल में? टोटल प्रेशर, यहां टाइम दे रहा हूं। अब इसको थोड़ा समझना, एट टाइम टी मैंने दे दिया पीटी, और जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो मैंने दे दिया आपको, से फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम ही डाल दिया पी इंफिनिटी। पी इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट प्रेशर नहीं है, इसका मतलब है इनफाइनाइट टाइम। और इनफाइनाइट टाइम क्यों लिखना पड़ा मुझे यहां? क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप मान लो रिएक्शन खत्म हो गया। अरे इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या? जब रिएक्शन खत्म हो जाए उस समय कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, समझ गए? अब इसको अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कहोगे सर कौन वेट कर रहा होगा प्रेशर मेजर करने के लिए इनफाइनाइट टाइम तक? तो इसका तरीका ये होता है, जो रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे बड़े धीरे धीरे होते हैं, उनको आप हीट कर दो बहुत हाई टेम्परेचर पे, पूरा डिकम्पोजिशन इकट्ठे हो जाए। तो पी इनफाइनाइट जनरली ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम वेट करके किया जाता है, उसको गर्म कर दो ताकि एकदम से खत्म हो जाए। और जब एकदम खत्म हो जाएगा तब उसको चेक करते हैं। और कई बार 99.99 खत्म हो जाए ना, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए, हम तो रफली वैल्यू ले लेंगे कि हाँ रफली इतना आ गया, उससे हम निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस एज्यूम दैट दिस इज गिवन टू यू एंड नाउ फिगर आउट द वैल्यू ऑफ के। बताओ, बस एक चेंज किया मैंने टेबल में। पूरा क्वेश्चन बदल लेना, मतलब दोबारा लिखना वो सारी चीजें। चले कर लिया सबने? क्या बना भाई? आओ चेक करते हैं, चलो फटाफट देखते हैं, करें? मुझे ये बताओ T इज इक्वल टू 0 पे कितने लोग कह रहे हैं जो भी प्रेशर आ रहा होगा P नॉट वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? भाई इनिशियल। लेकिन इस बार तो T इज इक्वल टू 0 पे कुछ दिया ही नहीं, तो टाइम T पे कितने लोग कह रहे हैं PT जो आ रहा होगा उसमें अब तीन तीन चीजें आ गई होंगी। क्या भाई? A भी होगा, B भी होगा एंड C भी। A कितना होगा? A नॉट माइनस एक्स। B कितना होगा? 2x। और C कितना होगा? और हम सभी को मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। जितना मोल उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि PT इज प्रोपोर्शनल टू A नॉट प्लस एक्स मिला करके, सॉरी A नॉट माइनस एक्स,
तो पूरा मिला के कितना हो गया, PT प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भाई, A0 प्लस ये आ गया एट टाइम t इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू 0 का मतलब है ही नहीं। अब कितने लोग कह रहे हैं, एक आखिरी केस ले लेता हूं, कौन सा, जब टाइम क्या हो जाए, इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो कितने लोग कह रहे हैं वो वैसा वाला केस हो गया सर कि ये पूरी तरीके से खत्म होने का मतलब ये क्या हो गया, 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x कितना आ जाएगा, A0 माइनस एक्स, 0 अगर हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां उठा के रख दो तो ये कितना आ गया, 2A0। ये कितना आ गया, तो अब कंटेनर में क्या हालत हो गया कि भाई B कितना है 2A0, C कितना है A0 और A कितना है 0, इनफाइनाइट टाइम। तो इस समय का जो P इनफाइनाइट, जो इस समय का प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ A0, मतलब प्रोपोर्शनल में लिख रहा हूं। हालांकि प्रेशर मोल को मैं इक्वल भी लिख दूं, रेशियो लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट, बोलो भाई। अब बताओ इसका और इसका यूज कर लेंगे हम 2 का। अब बताओ मुझे A0 निकालना है पहले, तो नॉट इंफिनिटी बाई 3 मैं यूज करूंगा यहाँ, इक्वेशन तो यही है, लॉग A0 को क्या लिखूंगा, P इंफिनिटी बाई 3, यस और नो, यहां से निकल गया, यहां से A0 क्या आ गया, P इंफिनिटी बाई 3 है। और ये P इंफिनिटी बाई 3 यहां डाल दूं तो क्या x निकल जाएगा, अरे उठा के यहां डाल दो यार। तो अब क्या यहां कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई, PT प्रोपोर्शनल टू P इंफिनिटी बाई 3 प्लस 2x। तो भाई यहां से 2x इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, PT माइनस P इंफिनिटी बाई 3, यानी 3PT माइनस P इंफिनिटी एंड होल डिवाइडेड बाई 3। एम आई राइट और नॉट। तो यहां से x किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 3PT माइनस P इंफिनिटी बाई 3 इंटू 2, मतलब कितना 6 आ गया। अब भाई उठा के रख दो यार यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई A0 किसके प्रोपोर्शनल था, P माइनस x किसके प्रोपोर्शनल है, ये पूरी कहानी उठा के लिख दो, 3PT माइनस P इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाई क्या 6। इसको सिंपल बॉक्स में भर के रखो। अब इसको पूरा ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर निकल जाए। तो भाई पता पड़ रहा है कैसे मैं यूज कर रहा हूं, किस तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डेटा हमें दिया हुआ है उसका यूज करके हमें घूम फिर करके दिमाग में लाना है कैसे मैं A0 और A0 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल करके रख दूं, बस इतना ही करना विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। यही है। अब इसको आप टफ समझो तो टफ है, इजी समझो तो इजी है, आपके ऊपर कहानी बस इतना सा। समझ गए? तो प्रेशर के ये 2 केसेस बनते हैं जो मैंने करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और मेथड देखते हैं कैसे हम लोग जाएंगे। तो अब गैस का नहीं, अब मैं इस बार एग्जांपल लूंगा टाइट्रेशन का एक, ठीक है। चलो पहले यहां नोट कर लो फिर करते हैं। और एक दो प्रैक्टिस के लिए, बोलो भाई थक गए क्या तुम लोग? और एक दो प्रैक्टिस के लिए। चलो देखो इसमें क्या करना हो, अब ध्यान से सुनो, एक और मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे मान लो इस बारी ना एक तरफ मैं सॉलिड दे रहा हूं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट या नाइट्रेट ले लो। बताओ इसको जब गर्म करते हो तो क्या मिलता है, N2 गैस, बोलो भाई, और प्लस क्या H2O लिक्विड। ये इसका बैलेंस रिएक्शन। तो याद करो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ऐसा दे दिया। अब इस बार आप ध्यान से देखो, ये तो लिक्विड हो गया, मैं अगर मान लो रूम टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन करा रहा हूं
तो जो भी H2O निकल के आ रहा है उसको मैं रूम टेम्परेचर तक लेके आ रहा हूं तो लिक्विड बन जाएगा, तो वो तो गया काम से। क्या गैसेस का मैं वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। अरे बोलो भाई, अलग अलग कंडीशन लगा के, मान लो मैंने एनटीपी डाल रखा है। एनटीपी, एनटीपी क्या होता है भाई, कितने लोग जानते हो? हाँ, वो नॉर्मल टेम्परेचर प्यारे बच्चों कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वो फॉरेनर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड प्रेशर कितना होता है? 180। ये एनटीपी। तो बताओ 0 पे अगर मेजर करोगे तब तो ये तो लिक्विड पक्का क्या आइस बनने की तरफ आ जाएगा वो, नहीं? उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो कहने का मतलब गैस सिर्फ यही है। तो अगर मान लो आपके टेबल ऐसा बनाया हुआ है और आपको बताया है कि भाई वॉल्यूम ऑफ N2 या सिंपली गैस, और आपको यहां टाइम लिख करके दिया है और बोला है कि भाई T इज इक्वल टू 0 में तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ बना ही नहीं होगा। तो ये VT दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है? V इनफाइनाइट दिया है, टाइम T एंड इनफाइनाइट में। तो कैन यू फिगर आउट द K? कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये? अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ऑर्डर है? ये बताना पड़ेगा तभी तो निकाल पाओगे। चलो निकालो तो V के टर्म में, ये तो तुरंत हो जाएगा, जल्दी करो। चलो भाई हो गया, ये तो इतनी देर का क्वेश्चन है ये। हाँ करो, जल्दी करो। चलो भाई, सबने कर लिया? वॉल्यूम एट एनटीपी आपको दिया हुआ है, या वॉल्यूम दिया हुआ है कोई भी कंडीशन पे फिक्स गैस का, तो निकल गया क्या हुआ? आओ चलो देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। देखो बहुत आसान है, बस वही है ना कि तुम लोग कितना दिमाग लगा रहे हो उसी पे डिपेंडेंट है सारी चीज। आपको बस क्या करना है, मैं एक और हिंट देता हूं और इजी करता हूं इसको। ठीक, इसको और इजी ऐसे कर लेते हैं कि भाई अलग अलग टाइम पे ना आप कहानी बना लो कि ये टाइम है, तो जब टाइम 0 था, 0 का तो कोई डेटा दिया ही नहीं है, तो आप एक काम करो, टाइम इज इक्वल टू टी पे। तो भाई टी टाइम पे क्या होगा? टी टाइम पे यही होगा ना कि अमोनियम जो नाइट्राइट है वो ब्रेक डाउन होकर के N2 बना रहा होगा, और 2H2O ये लिक्विड के फॉर्म में ये गैस है, और ये तो सॉलिड था। तो टी टाइम पे इनिशियली ये A0 था, A0 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया 2x। तो आपके पास गैस का मोल कितना है? x मोल, x मोल। तो बताओ भाई, क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम एट टी विल बी प्रोपोर्शनल टू x?
कितना घटिया सा क्वेश्चन था यार। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अरे अरे मोटू लोग, ये बताओ, मोल अगर आपको x है, वॉल्यूम आपको, तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ बाकी प्रेशर, ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी भाई, वो प्रॉब्लम उसका है। क्या लिख सकता हूँ? अच्छा दूसरा चीज क्या, t इज इक्वल टू इन्फानाइट पे, फिर यहाँ पे स्टोरी लिख लो। इन्फानाइट पे क्या कहानी हो रहा होगा, NO2 ये ब्रेक डाउन करके N2 प्लस 2H2O बना रहा होगा, ये खत्म हो गया होगा, ये कितना बन गया होगा A0, ये कितना 2A0, बट गैस तो यही है ना, तो N2 कितना होगा अब A0, तो क्या मैं लिख सकता हूँ V इंफिनिटी इज सिंपली व्हाट A0। यार कितना कितना बकवास क्वेश्चन है यार ये। इसका k का वैल्यू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। क्या इसके जगह पे यूज नहीं कर सकते हो, लॉग ऑफ V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। यार कितना घटिया क्वेश्चन था यार ये, इससे इजी मैं क्या दे दूंगा तुम लोग को, थोड़ा तो जोड़ो यार। क्या सीधे हलवा वाली चीजें दे दूं बस निकाल निकाल के, कि बस A0 दे दूं, A0 माइनस तभी करोगे? तो तुम में और 6th क्लास वाले में क्या डिफरेंस रहेगा, उसको भी फॉर्मूला बता दो वो भी कर लेगा। तुम्हें जोड़ना ही तो है इसको गैस स्टेट से, इतना ही करना है बस, इतना तो मेहनत करोगे। ठीक है, तीसरा वेरिएशन बता दूं एक, और एक पकड़ते हैं, रहने दे। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रख लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहीं पे करते हैं खत्म। अगली क्लास में मैं और कुछ वेरिएशंस कराऊंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।